हाय, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द वीडियो एक्शन पोटेंशियल। तो ये है हमारे एक्शन पोटेंशियल का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये जो फेजेस तुमने देखा था, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दैट इज द आयोनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये क्यों होता है, देखो सुनो ध्यान से। तुम्हारा ये सेल है, अंदर है नेगेटिव, बाहर है पॉजिटिव। ये है इसका क्या, ये है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो भी पोटेंशियल है ये है इसका पोटेंशियल, ये है इसका पोलराइज स्टेट। एक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाता है, अंदर हो जाता है पॉजिटिव, बाहर हो जाता है नेगेटिव। ये हो जाता है डीपोलराइजेशन, मतलब इसकी पोलैरिटी खराब हो गई, ये हो गया डीपोलराइज्ड। फिर वापस से पोलराइजेशन अचीव हो जाता है, तो इसको बोलते हो रीपोलराइजेशन। यही हमने देख चुके थे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है तुम खुद ही सोचो। ये सारी चीजें कैसे होने वाली है, जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, आयंस है मेनली, यहाँ पर हम पॉजिटिव आयंस की ही बात कर रहे हैं, कटायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है तुम ही सोचो, आयंस के मूवमेंट के वजह से। तो रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल आर ड्यू टू सिक्वेंशियल चेंज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मतलब हो क्या रहा है कि मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी ना वो चेंज हो रहा है, खास करके दो आयंस के लिए, एक सोडियम और एक पोटेशियम। मतलब अभी मेम्ब्रेन पोटेशियम से ज्यादा परमिएबल है, पोटेशियम को पास करने दे रहा है, तो दूसरे ही पल वो सोडियम को ज्यादा पास करने दे रहा है और पोटेशियम को करने नहीं दे रहा है। तो मेम्ब्रेन में सोडियम और पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी में चेंजेस आएगा। इसके वजह से इनका बहुत सारा मूवमेंट होने वाला है, इन आयंस का फ्लक्स होने वाला है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके वजह से ये सारा पोलैरिटी में चेंज आने वाला है। यही रीजन है जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन होने वाला है। तो समझ में आ गया आयोनिक बेसिस। अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं कौन सा आयन क्या करता है। बेसिकली मेन पिक्चर यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हुआ है, ये जो पोलैरिटी चेंज हुआ है, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। और मेनली डीपोलराइजेशन में कौन सा आयन है, सोडियम। सोडियम क्या कर रहा है, अंदर आ रहा है। तुम खुद ही सोचो, बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव है, राइट। अभी अंदर तुमको पॉजिटिव करना, तो तुम कैसे करोगे, बाहर से बहुत सारा पॉजिटिव अंदर लेके आ जाओ, तो बाहर हो जाएगा उस मोमेंट के लिए नेगेटिव और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव। तो डीपोलराइजेशन में यही होने वाला है। डीपोलराइजेशन मेनली होता है सोडियम के अंदर आने की वजह से, सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से। रिपोलराइजेशन, अब अंदर चाहिए तुमको नेगेटिव, तो अंदर का पॉजिटिव बाहर निकाल दो, सारा जो भी पॉजिटिव था उसको निकालते जाओ निकालते जाओ, तो बाहर हो जाएगा पॉजिटिव, अंदर हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या हो गया फिर, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो जो भी अंदर पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम था वो बाहर जाने लगा। जब वो बाहर जाने लगा तो अंदर हो गया नेगेटिव, बाहर हो गया पॉजिटिव। तो ये है बिग पिक्चर ऑफ दिस आयोनिक बेसिस। मतलब पूरा ओवरव्यू कि ऐसे ही होने वाला है। एक्शन पोटेंशियल और पोलैरिटी, ये सारा चीज इसी से रिलेटेड है, ये आयंस के मूवमेंट का और आयन का फ्लक्स। तो अब आते हैं एक्चुअल आयोनिक बेसिस पे, पूरे फिजियोलॉजी पे कि सारा फेज कैसे हुआ। अब इतना ज़्यादा डरो मत इतना सारा फ्लो चार्ट देख के। पहली चीज़ तो ये कि फ्लो चार्ट्स तुम यूज़ कर सकते हो। ये फ्लो चार्ट्स मैंने खुद से ही बनाए हैं, बिकॉज मुझे बुक से डायरेक्टली पैराग्राफ से पढ़ा नहीं जाता, तो ऑब्वियसली मुझे नोट्स बनाने ही होते हैं। और इसका फ्लो चार्ट है नहीं किधर से भी, तो बस मैंने पैराग्राफ उठा के फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। तुम भी यूज़ कर सकते हो। आई वुड बी ग्लैड इफ़ यू यूज़ माई फ्लो चार्ट्स। तो अभी हम पूरा समझते हैं। देखो, एक बार समझो, अच्छे से समझो, बार बार याद रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। और ये ना पूछते हैं वाइवा से, मेरे को फर्स्ट ईयर में खुद पूछा था, 2 इंटरनल्स में तो पूछा ही था कि एक्शन पोटेंशियल एक्सप्लेन कर, आयोनिक बेसिस। ऐसा भी नहीं कि तुमको पूरा ही बोलना रहता, तुम 2 लाइन बोल दोगे ना कि क्या हो रहा है, तभी एग्जामिनर को लग जाएगा हाँ तुमको आता है। तो ये बहुत अच्छे से करो, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, स्टिम्युलस आ गया। तुमने क्या दिया, स्टिम्युलस। तो याद करो जो भी हमने फेजेस पढ़े ना, अब यहाँ पर तुमको रीजन मिलेगा। यही फिजियोलॉजी की ब्यूटी है कि तुमको सारी चीज पता चलता है कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, स्टिम्युलस मिला, हमने क्या पढ़ा, रिकॉल करो। तुमको इसके पहले का थोड़ा सा तो याद रखो तो ये बेटर समझेगा। रिकॉल करो, फेज में क्या है, डीपोलराइजेशन, ऊपर गया ग्राफ, रीपोलराइजेशन, ग्राफ नीचे आया। डीपोलराइजेशन में हमने पहले क्या बोला कि स्लो हुआ, देखो ऐसे कर्व था, स्लो हुआ, एकदम फास्ट हुआ, ऊपर गया, पीक पे आया, फिर गिरने लगा।
तो सबसे पहले तुमने स्टिम्युलस दिया, जैसे ही तुम स्टिम्युलस देते हो तुम्हारे मेम्ब्रेन में सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है। जैसे ही तुम स्टिम्युलस देते हो तुम्हारे मेम्ब्रेन में क्या होंगे, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। तो जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे चैनल्स होता है, जैसे कि सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। तो अभी सोडियम के कुछ लीकी चैनल्स और थोड़े बहुत वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, थोड़ा थोड़ा सोडियम अंदर आने लगा, थोड़ा सा। तो मुझे बताओ, अंदर था बहुत सारा नेगेटिव, अंदर था -70 मिलीवोल्ट, अंदर क्या था, बहुत सारा नेगेटिव -70। अगर पॉजिटिव आने लगेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वैल्यू बढ़ने वाली है, ये कम नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के तरफ जाएगा। तो सोडियम अंदर आता रहा, कब तक, जब तक -55 पे नहीं चला गया तब तक। -55 इतना स्पेशल क्यों है, -55 इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये वो वैल्यू है जिसमें बहुत सारे सोडियम, जो बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो खुल गए। पहले क्या हुआ, थोड़े से चैनल खुले थे, थोड़ा सा सोडियम अंदर आ रहा है। -55 वो वैल्यू जिसमें बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गए, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारा चैनल खुल गया। सोचो इधर एक दीवार है, पहले बस एक दरवाजा खुला था, अब यहाँ पर 10 दरवाजे सारे खुल गए, तो सारा का सारा सोडियम अंदर आ जाएगा। सो देयर वुड बी मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, there is a lot of sodium coming inside of the cell। इसके वजह से क्या होगा, रैपिड राइजिंग। ग्राफ याद करो, एक कर्व था, दैट वाज स्लो डीपोलराइजेशन, फिर एकदम से रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड राइजिंग, एकदम से ऊपर चला गया, जीरो को क्रॉस करके पॉजिटिव में चला गया, +35 तक चला गया। वो सब इसी वजह से हो रहा है, मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम के वजह से हो रहा है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, मैक्सिमम पे चला गया। मैक्सिमम क्या है, तुम्हारा पीक है, कितना होता है, +35 मिलीवोल्ट। इतना समझा है, धीरे धीरे से प्रोसेस करो, एक बार अच्छे से समझो, ठीक है, इतना समझा है। अब नेक्स्ट क्या है, अब डीपोलराइजेशन तो हो गया, यही तो था डीपोलराइजेशन, 3 पार्ट में, स्लो डीपोलराइजेशन, रैपिड राइजिंग, ओवरशूट, उसके बाद पीक, तो ये तो हो गया। अब क्या आने वाला है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होने वाला है, पोटेशियम, क्योंकि मैंने तो तुमको पहले ही बता के रखा है कि डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आने वाला है, रिपोलराइजेशन में इट इज ऑल अबाउट पोटेशियम, पोटेशियम बाहर जाने वाला है। तो होता क्या है ना कि ये पोटेशियम के भी चैनल्स है, सोडियम के भी चैनल्स है, दोनों में फर्क बस इतना है ना कि सोडियम चैनल फट से खुल जाता है, मतलब इट इज वेरी फास्ट टू ओपन, फास्ट टू क्लोज। बट ऑन द अदर हैंड पोटेशियम चैनल इज नॉट लाइक दैट। पोटेशियम चैनल स्लोली स्लोली खुलता है और फिर स्लोली स्लोली बंद होता है। तो पोटेशियम चैनल भी सेम चीज से सेंसिटिव था कि जो चैनल्स है ना, पोटेशियम चैनल्स, देखो रिपोलराइजेशन इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, उधर क्या था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। So potassium channels were also sensitive to the same stimulus। तो फिर पॉइंट ये था कि ये क्यों नहीं खुले, सोडियम खुल के अंदर आके सब स्टोरी हो गया, तो ये क्या कर रहे थे, तो दे वर सेंसिटिव टू द सेम स्टिम्युलस, द ओनली डिफरेंस इज दे आर वेरी स्लो टू ओपन। तो ये स्लोली स्लोली खुल रहा है, जब तक सोडियम ने पूरा स्टोरी करके पीक पे चला गया तब तक ये सिर्फ खुल ही रहे हैं। तो पीक पे जब पहुंच जाते हैं हम, तब जाके पोटेशियम चैनल कंप्लीटली खुलता है। तो पीक पे क्या हो गया, सोडियम चैनल बंद होने वाला है, सोडियम का कहानी खत्म, खुला, अंदर आया, काम कर लिया, पीक पे पहुंचा दिया, बस अब सोडियम चैनल बंद। तो अब हम जा रहे हैं पीक पे। पीक पे क्या हो गया, नाउ सोडियम चैनल्स आर क्लोज एंड पोटेशियम चैनल्स आर फुल्ली ओपन। अब पोटेशियम चैनल क्या हो गए, खुल गए, ठीक है। अब रिपोलराइजेशन, तो क्वेश्चन ये है कि पोटेशियम को कैसे पता कि उसको बाहर जाना है, ठीक है, सोडियम अंदर आया, चैनल खुला, अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर क्यों जा रहा है। देखो याद है सोडियम पोटेशियम पंप जैसा हमने कुछ पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, अंदर का पोटेशियम, जो भी पोटेशियम है उसको अंदर भेजता है, सोडियम को बाहर भेजता है। सोडियम पोटेशियम पंप एक ग्रेडियंट क्रिएट करता है, अंदर ज्यादा पोटेशियम, बाहर ज्यादा सोडियम। मतलब इस मोमेंट पे, अभी जस्ट इस मोमेंट पे क्या है कि तुम्हारे पास ये पूरा मेम्ब्रेन है, समझो ये पूरी वॉल है, इसमें पोटेशियम के दरवाजे खुले हैं। अब सवाल ये है कि पोटेशियम अंदर जाएगा कि बाहर से अंदर आएगा, क्या करने वाला है,
एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉलो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ज्यादा पोटेशियम रूम के अंदर है, बाहर कम है, तो पोटेशियम बाहर जाने लगेंगे। तो बिकॉज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द सेकेंड थिंग इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दो चीजें, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे खुले हैं विच इज इक्विवेलेंट टू परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, और बहुत सारे पोटेशियम रूम के अंदर जमा है, वो सबको नहीं रहना इधर साथ में। तो इन दोनों रीजंस की वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगता है। गेटिंग इट? ओके तो इफ्लक्स हो गया। याद करो ग्राफ याद करो तुम लोग। रैपिड फॉलिंग फेज, पोटेशियम बाहर जाने लग गया। तो जो अभी हमने क्या किया था बताओ, पहले अंदर नेगेटिव था, फिर हमने अंदर को पॉजिटिव बनाया। अब क्या होने लगा, पॉजिटिव वाली चीजें बाहर जाने लगी। जब पॉजिटिव वाली चीजें बाहर जाएगी तो अंदर नेगेटिव होने लगेगा। तो इसीलिए रैपिड फॉलिंग फेज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से गिरने लग गया, क्योंकि पोटेशियम तेजी से बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये चलता रहेगा जब तक आरएमपी के पास वैल्यू नहीं पहुंच जाएगी। आरएमपी क्या होता है? अब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोले मुझे कि आरएमपी नहीं आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख लो अगर नहीं आता है तो वैल्यू कहाँ पहुंच गई? आरएमपी के पास पहुंच गई। अब जब आरएमपी के पास पहुंचा ना वैल्यू, उस टाइम पे मैंने क्या बोला, अभी पोटेशियम तो बाहर जा रहा है, मतलब अंदर का पॉजिटिव कम हो रहा है, अंदर नेगेटिव होते जा रहा है। तो अंदर नेगेटिव होने की वजह से ना अब क्या हो गया कि पोटेशियम का मोटिवेशन चला गया। पहले बहुत पोटेशियम थे तो वो बाहर जाना पसंद कर रहे थे, अब अंदर पोटेशियम बहुत कम बचे हैं, तो वो इतने अच्छे से बाहर जा नहीं रहे, तो वो स्लोली बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो रहा है, अंदर नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, तो अब वो इतना बाहर जाना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्लोली इफ्लक्स होने वाला है पोटेशियम का। द पोटेशियम इफ्लक्स विल स्लो डाउन। इसीलिए आफ्टर डिपोलराइजेशन फेज था, याद करो दो फेज थे ना डिपोलराइजेशन में, रैपिड फॉल एंड आफ्टर डिपोलराइजेशन, मतलब स्लो इफ्लक्स। तो ये स्लो इफ्लक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वैल्यू ऑलमोस्ट पहुंचने वाली आरएमपी के पास, और अंदर नेगेटिव होने वाला है, अंदर नेगेटिव हो चुका है, तो इसीलिए जो पोटेशियम है ना अब ये स्लो इफ्लक्स करने लगे हैं। तो दिस वाज द मेजर पार्ट। ये तुमको समझा तो सब कुछ क्लियर है, तुमको पूरा टाइम याद रहने वाला है, पूरा स्टोरी की तरह याद रखो। फिजियोलॉजी स्टोरी ही है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ रटना नहीं है, तुम बस स्टोरी की तरह याद रखो। कुछ चीजें ऑब्वियसली तुमको मेमोराइज करनी पड़ेगी, बट बहुत सारे पार्ट है जो बस स्टोरी जैसा है, तुम उसको याद रखो कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो आई होप रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन क्लियर है। अब हमको सिर्फ हाइपर पोलराइजेशन देखना है, जो बहुत थोड़ा सा ही है, 2 मिनट का काम है। ओके, लास्ट फेज पे बस खत्म होने ही वाला है, कुछ देर और। तो जो फेज था ना आफ्टर डिपोलराइजेशन नहीं, रिपोलराइजेशन का 2 फेज था, सब फेजेस, एक रैपिड फॉल और एक आफ्टर डिपोलराइजेशन, वो स्लो वाला। उसके बाद क्या होगा ना कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल आरएमपी पे पहुंच चुका है, नेगेटिव होते होते तुम -70 पे पहुंच चुके हो। इस टाइम पे पोटेशियम चैनल, मैंने क्या बोला था, क्लोज होने लग रहे हैं। पोटेशियम स्लो है बहुत, तो चैनल भी स्लोली क्लोज हो रहा है। तो मोस्टली सारे चैनल यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, बट कुछ चैनल है जो अभी तक क्लोज हो नहीं पाए हैं। तो अगर वो क्लोज हो नहीं पाए तो अभी भी पोटेशियम अब -70 पे पहुंच चुका है, फिर भी पोटेशियम जा रहा है, क्योंकि सारे चैनल क्लोज नहीं हुए, कुछ चैनल है जो अभी भी खुले हैं और पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो ये वैल्यू और कम होते जाता है, -70 से और नीचे जा रहा है, और नेगेटिव हो रहा है। और ये और नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे, अंडरशूट। ओवरशूट था 0 के ऊपर, अंडरशूट है -70 के नीचे। तो इसमें से हो गया हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन पे जाने के बाद अब पोटेशियम चैनल फाइनली सारे बंद हो चुके हैं, पोटेशियम का बाहर जाना बंद, अब वो सेल के अंदर ही रहेगा। और धीरे धीरे क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोर हो गया, वापस से -70 पे आ गया, और वापस से सेल अच्छे से खुश हो गया, रेस्ट करने लगा। अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा आयोनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट। तो अगर तुम अभी तक यहाँ पर थे मेरे साथ, देख रहे थे लेक्चर, देन कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि काफी हेक्टिक है ये, लेंदी है, ठीक है, बड़ा टॉपिक है, बट एक बार तुम बस इसको अच्छे से करो, अभी वीडियो के बाद इसको अच्छे से मेमोराइज करो, एक बार इसको लिख लो अच्छे से अपने नोटबुक में, इसके नोट्स बनाओ, तुमको हमेशा याद रहेगा और ये बहुत काम आने वाला है। वाइवा में ओरली पूछ लेते टीचर्स कि एक्सप्लेन द आयोनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक बार समराइज करें, बस एक बार तो समराइज करते हैं, मुझे खुद से बताओ पहले क्या होगा। हाँ चलो,
अंदर था नेगेटिव, बाहर था पॉजिटिव। ओके, इसको हमको उल्टा करना है। तो उल्टा कैसे होगा? तुमने स्टिम्युलस दिया, स्टिम्युलस की वजह से कुछ लीकी चैनल सोडियम के खुल गए, सोडियम अंदर आया, और थोड़े से वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, सोडियम अंदर आया। धीरे धीरे जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है बढ़ रहा है, बट ये कैसा हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। -70 से धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट -55 पे पहुंचने के बाद बहुत सारे सोडियम चैनल्स खुल गए। अब क्या होगा? बहुत सारा सोडियम आने लगा, मैसिव इनफ्लक्स। तो अब ये सीधा जीरो के पार चला गया, पॉजिटिव में चला गया। पॉजिटिव में जाके वो पहुंच जाएगा +35। +35 आ गया पीक। यहाँ पर सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। अब पोटेशियम चैनल खुलने के बाद पोटेशियम बाहर जाने लगता है, तो अब वापस से ये पोटेंशियल गिरने लगता है। पोटेशियम बाहर जा रहा है, अंदर नेगेटिव हो रहा है, तो ये कम होता गया -70 पे आ गया। -70 पे आने के बाद ये तो तुम्हारा RMP है, बट -70 पे आने के बाद कुछ पोटेशियम चैनल है जो अभी भी खुले हैं, वो बंद नहीं हुए, तो अब ये और गिरता है और हाइपरपोलराइजेशन में पहुंच जाता है। हाइपरपोलराइजेशन के बाद वो वापस से सारे पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं? सारे पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, और फिर फाइनली वापस से RMP पे आ जाता है, और स्टोरी यहाँ पर ही एंड हो जाती है।